से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। यानी कि भारत में जो है वो आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन जिसको कहते हैं, वो क्या और कैसे रही। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है वो प्लानिंग जो है वो इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो प्लानिंग बेस्ड डेवलपमेंट ही जो है वो किया गया है। और सबसे पहला सवाल इसमें बनता है कि व्हाट इज प्लानिंग, आयोजन क्या है या आर्थिक आयोजन जो है वो किसको कहते हैं। तो इस पे कुछ बताना चाहें। आर्थिक आयोजन का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका सही से सही यूज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि उससे डेवलपमेंट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। बहुत बढ़िया। और कोई और ट्राई करना चाहें। सर ये विशाल के मतलब बात पॉइंट पे एक ऐड करेंगे इसमें, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो जो बोले ना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका जो डेफिनेशन है, कोई एक एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेशन तो हम लोग नहीं कह सकते कि यही इसका डेफिनेशन है, लेकिन ओवरऑल समझने के लिए हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेल डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए या रियलाइज करने के लिए जो है वो ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन का काम जो है वो करता है, या जो भी उपलब्ध हमारे संसाधन है इन संसाधनों को जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करने का जो है वो एक तरीका है। इसी को जो है वो हम लोग प्लानिंग कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने जो है इस पर अलग अलग तरह का जो है वो मत दिया है, जिसमें कि एच.डी. डिकिंसन का जो है वो डेफिनेशन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसको हम लोग को ऐसा देखना नहीं है। हम एक बार भले ही रीड आउट कर देते हैं आपके लिए कि प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole। तो इतना लंबा चौड़ा जो इन्होंने कहानी सुना दिया, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है जो विशाल ने जो है जिस बात को कहा कि हम लोगों को जो प्लानिंग है कि एक वेल डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो करना है अवेलेबल रिसोर्सेज का। तो यही जो है वो प्लानिंग है। इसी को लंबे चौड़े शब्दों में जो है वो एच.डी. डिकिंसन साहब जो है वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों को प्लानिंग के अंतर्गत भी अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग को सबसे पहले प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो है वो प्लानिंग का क्या आधार रहा, किस तरह से चीजों को जो है वो अडॉप्ट किया गया, ये हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो हम लोग को खूब देखने को इकोनॉमिक सेक्शन में जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो भारत में जो है वो आर्थिक आयोजन 100 साल से भी पुराना है। पहले भी जो है वो अंग्रेजों के काल में भी जो है वो यहाँ पे प्लानिंग करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो है वो आजादी के बाद जो है वो पूरा प्लान्ड प्रोसेस जो है वो अपनाया गया सोवियत यूनियन के रिस्पेक्ट में। वहीं से जो है वो इस आइडिया को लेकर के जो है प्लानिंग इन इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन से जो है वो लिया गया था, फॉर्मर यूएसएसआर से जो है वो लिया गया था। तो वहीं से जो है वो हम लोगों ने प्लानिंग का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया है भारत में। लेकिन ये हमने किया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम लोग का संविधान लागू हुआ और हम लोग को आजादी मिली, उसके बाद जब हम लोगों ने अपना विकास शुरू किया तो हम लोगों ने प्लानिंग के थ्रू जो है वो विकास करने का काम जो है वो चयनित किया। और इसी क्रम में हम लोग देखें तो इंडिया में इसके पहले प्लानिंग को लेकर के जो है कुछ एफर्ट्स जो है वो किए गए थे। इस एफर्ट्स में जो है वो अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे अर्ली एविडेंसेस 1934 में विश्वेश्वरैया की एक बुक थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी में जो है वो सबसे पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक आयोजन, आर्थिक नियोजन को लेकर के जो है वो बातें कही गई। तो ये भी प्रश्न जो है वो कई बार घूमता हुआ नजर आता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने जो है वो लिखी है। तो ये एम विश्वेश्वरैया साहब थे, उन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है और 1934 में ये पुस्तक आई। और इस बुक में जो है वो 10 ईयर मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया गया था, यानी कि एक 10 साल के आगामी 10 साल का जो है वो एक प्लान जो है वो प्रस्तुत किया गया था।
हालांकि इसका जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जो है वो नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं उस समय जो है वो ब्रिटिश शासन काल वगैरह जो है वो चल रहा था, और वहां पे इंडियन लोगों को जो है बहुत ज्यादा इज्जत तो दिया नहीं जाता था। हालांकि ये लोग कुछ पढ़े लिखे लोग थे, तो इन लोगों को जो है वो इन लोगों के प्लान पर जो है कुछ कुछ जो है वो सुन लेते थे ये लोग, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जो है वो हुआ नहीं। इसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो एक पहल करती है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उस समय अध्यक्ष रहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, और उसी दौर में जो है वो एक प्लानिंग की जो है वो बात निकलकर सामने आती है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उनके चेयरमैनशिप में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो है वो गठन किया जाता है। तो ये जो है वो विश्वेश्वरैया प्लान के बाद जो है वो ये आया, जिसको कि हम लोग कांग्रेस प्लान के नाम से भी जो है वो बोलते हैं। कभी कभी इसको जो है वो कांग्रेस प्लान के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया। तो ये बॉम्बे प्लान भी जो है बहुत हाईलाइट हुआ, और इस हाईलाइट होने के कारण ये था कि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर जो है एक आइडिया लेकर के आए थे। और ये बॉम्बे प्लान 44 में लाया गया, 1944 में, और इसका एक और इम्पैक्ट ये रहा था कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो खत्म हो चुका था, ये लगभग समाप्ति के कगार पर चल रहा था। और जो ये बॉम्बे प्लान लेकर आए, इसका हेड जो है वो, या इस प्लान का जो मेन कैप्टन कहें तो ये थे आर्देसर दलाल, जो आज बॉम्बे में हम लोग दलाल स्ट्रीट देखते हैं। तो वो ये इन्हीं आर्देसर दलाल के, सर आर्देसर दलाल के नाम पर जो है वो रखा गया है, जहां पे आज जो है शेयर ट्रेडिंग आदि का, एनएफटी वगैरह का जो है वो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का जो है वो ऑफिस है। तो ये 1944 में ये बॉम्बे प्लान जो है वो प्रस्तुत किया गया। और इस बॉम्बे प्लान में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये आगामी 15 इयर्स का जो है वो प्लान था, आने वाले 15 सालों के लिए जो है इसमें प्लानिंग की गई थी। और इसके बाद, और ये सबका इतना जो है फ्रीक्वेंट प्लानिंग जो चल रहा था इंडिया में, इसका एक कारण था कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल डिप्रेशन आया था 1929 में। उसके बाद इकोनॉमी जो है वो रिकवरी की ओर आई थी। तो उसके बाद जो है वो प्लानिंग और इकोनॉमी, ये सब पे जो है वो हमारे नेताओं का जो है वो ध्यान गया था। उसके पहले जो है वो दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जो है वो इन सब चीजों को लेकर के, ड्रेन ऑफ वेल्थ आदि के जो थ्योरी है, इन सब चीजों को लेकर के भारत के आर्थिक नुकसान के बारे में हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन ये नुकसान को हाईलाइट कर रहे थे, इस नुकसान को, या जो हमारा रिसोर्सेस है उससे हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, यह प्लानिंग का हिस्सा था। तो ये प्लानिंग जो है वो पोस्ट जो हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 का, उसके बाद जो है ये चीजें हाईलाइट हुई। और इस तरह के कुछ कुछ अर्ली प्लान्स जो है वो हमारे यहाँ आए, जिसमें कि विश्वेश्वरैया प्लान रहा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो है वो नेशनल प्लानिंग कमेटी रहा, एनपीसी, या फिर जो है वो बॉम्बे प्लान सर आर्देसर दयाल के हेड या कैप्टनशिप में जो है वो लाया गया। इसके बाद 1944 में एक और काम हुआ। 1944 में एक और क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ कि गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने जो है जो एक नियोजन और विकास विभाग यानी कि प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी जो है वो गठन किया। और इसमें जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनको जो है वो नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमान नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल, ये जो साहब थे, इन्होंने जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत नियोजन और विकास विभाग का जो डिपार्टमेंट बना, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वो एक प्लान बनाया, जिसको गांधीवादी प्लान जो है वो कहा जाता है, या गांधीयन प्लान जो है वो कहा जाता है। तो एक कांग्रेस प्लान था जो कि अदर देन वो केवल जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में था, और उसको गांधी जी से लेना देना नहीं था। और ये जो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने जो प्लान बनाया था, ये जो है वो मेनली गांधीयन प्लान था, और इसको जो है वो 1944 में जो है वो लाया गया। और इसका मेन फीचर क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है भारत का, उसको जो है विकेंद्रीकृत करने का जो है वो इसका मेन उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत जो है वो ग्रामीण जो स्वराज है, या ग्राम आर्थिक स्वराज जो जिसको हम लोग कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस, विलेज इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं,
तो उस चीज को भी जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास किया गया। जब गांधीवाद है तो गांधी जो है इन चीजों को लेकर के जो है वो चलते ही हैं। तो यही गांधीयन प्लान जो है वो चला, और उसके बाद फिर 1945 में एक पीपल्स प्लान भी जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो ये भी जो है वो बहुत फेमस प्लान रहा था, और ये जो है एम एन राय जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने जो है वो एक योजना बनाई जिसको हम लोग जो है वो पीपल्स प्लान के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे यहाँ बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो लाया गया। और इस पीपल्स प्लान में जो एम एन रॉय इसके चेयरमैन थे, वो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन और इंडियन ट्रेड यूनियन का जो है वो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो प्लान जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और बस पीपल्स प्लान में इतनी चीजों को ही जो है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद आजादी के बाद भारत में जो है वो आजादी मिल जाती है 1947 में, और अभी संविधान बना नहीं है। तो इस बीच जो है वो 1950 में एक और प्लान आता है जिसको हम लोग सर्वोदय प्लान कहते हैं। तो ये सर्वोदय प्लान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो लाया जाता है। यानी कि सबका उदय, एवरीवन, सर्वोदय का जो है वो मीनिंग हो गया कि हर किसी का जो है वो विकास हो, उदय हो, इसी तरह का कुछ प्लान लेकर के जो है वो आया। और ये गांधीयन टेक्निक पे जो है वो आधारित था। जैसे गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का या न्यास परिषद का जो सिद्धांत है, इस तरह का जो सिद्धांत था वो जो है आया। और इस सिद्धांत को आचार्य विनोबा भावे जो है बहुत प्रचारित करते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि भूदान आंदोलन वगैरह भी जो है भारत में चलता है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वोदय प्लान से इंस्पिरेशन लेकर के जो है वो चलता रहता है। इसी से आगे बढ़कर भी जो है 1961 में जब ये बात उठी है, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा कि 1961 में जयप्रकाश नारायण कमेटी भी जो है वो एक बनाई गई थी, ताकि जो इंडियन प्लानिंग, जो उस समय तक हम लोग देखे थे कि प्लानिंग का जो है वो 10 साल हो चुका था, क्योंकि पहला प्लान 1951 में लाया गया था जो ओरिजिनल हमारा फर्स्ट प्लान था, और वहां से 51 से 56, फिर 56 से 61, तो 10 साल जो है वो हो चुका था। 51 से 61 दो प्लान हमारे आ चुके थे। इस दो प्लान के बाद जो है वो एक जयप्रकाश नारायण कमेटी बनाई गई 1961 में, और ये जो है वो कमेटी इस बात पर फैसला करती कि जो इंडियन इकोनॉमी का या इंडियन प्लानिंग का जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा डिसेंट्रलाइज जो है वो कैसे किया जाए। तो इस चीज को लेकर के जो है वो बहुत सारा, फिर उस कमेटी ने बहुत सारा प्लानिंग को जो है वो लाया, खास करके किसानों की समस्या को जो है वो उजागर करते हैं जयप्रकाश नारायण, जिसमें कि बहुत सारे डेवलपमेंट एजेंसी का जो है वो गठन होता है, जैसे स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA जिसको कहते हैं, यानी लघु और सीमांत किसान विकास संगठन जिसको हम लोग कहते हैं। ITDP हो जाता है, यानी कि इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लाया गया। इसके अंतर्गत TSP वगैरह, ट्राइबल सब प्लान वगैरह जो हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजें आई। उसके बाद फिर उसी तरह जो है वो IADP भी एक प्रोग्राम लाया गया, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि जो किसान है उनसे संबंधित प्लान जो है वो लाया गया। इस तरह की चीजें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंक्लूड की गई अपने आर्थिक नियोजन में। और ये नियोजन का जो योजना था, ये जयप्रकाश नारायण कमेटी 1961 में जो है वो प्रस्तुत करती है। और उसके बाद इसी तरह से चीजें चलती हैं। फिर आर्थिक नियोजन जो है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते ही हैं कि हम लोगों ने आर्टिकल समेत देख लिया कि कहां कहां पे जो है वो फाइनेंस कमीशन आदि का गठन किया जा रहा है, और किस तरह से प्लानिंग, टैक्सेस इंपोज करना, उसको जो है वो उगाही करना, इन सारी चीजों का जो टास्क है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो दे दिया गया। तो इस क्रम में जो है वो इंडिया में एक प्लानिंग का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहा। तो हमने अभी देखा कि स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से प्लान आए, और अब जो है वो हम लोग आएंगे तो जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान्स हैं, एक एक प्लान को जो है वो हम लोग देखेंगे। कुछ मॉडल्स पर जो है वो आधारित हैं, कुछ प्लान है जो फेल हुए, पास हुए, उसका इंपॉर्टेंस या हाईलाइट या कीवर्ड क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो बिफोर वी बिगिन 5 ईयर प्लान्स, यहां तक में किन्हीं को किसी तरह का सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर उसके बाद तक कौन सा डेट प्लान हो रहा सर? सर्वोदय प्लान जो है वो जनवरी 1950 में आया था, और ये सर्वोदय प्लान के बाद जो है वो
इधर भी प्लानिंग शुरू हो गया था 51 में। तो 2 प्लान हमारा तो आ गया था, जो 5 ईयर प्लान था। प्लान 1 जिसको कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 56 तक चला, और सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक चला। तो 61 में फिर क्या हुआ कि यही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है वो एक और कमेटी जो है वो बनाई गई कि ये प्लानिंग से हम लोग को कितना लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पे जो है वो आप स्टडी करिए। तो वही जो सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण लेके आए थे, उन्हीं जयप्रकाश नारायण को जो है वो 11 साल बाद फिर से याद किया गया, क्योंकि हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो इसी में हम लोग इसको कंटिन्यू करके पढ़ लिए। तो जयप्रकाश नारायण कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, या उनके रिकमेंडेशन को क्या क्या सरकार ने जो है वो माना, तो इसमें सरकार ने कुछ जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स थे, जैसे सुखाड़ को लेकर के था, ट्राइबल वेलफेयर को लेकर के स्कीम था, या एग्रीकल्चरल को लेकर के स्कीम था, जिसमें हम लोग स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, या ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसको IADP कहते हैं, या फिर ITDP है, इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। तो ये सब जो प्लान भारत सरकार ने इंक्लूड किए हमारे प्लानिंग प्रोसेस में, इन सब चीजों को इंक्लूड किया भारत सरकार ने। तो भारत सरकार में जो इन सब चीजों को इंक्लूड किया, तो इस चीज की सिफारिश जो है वो जयप्रकाश नारायण कमेटी 1961 में करते हैं। और उसके पहले जयप्रकाश नारायण साहब जो है वो 1950 में अपना जो है वो एक प्लान भी जो प्रस्तुत करते हैं, जिसको सर्वोदय प्लान जो है वो कहते हैं। तो यही जो है वो भारत में प्लानिंग का इतिहास जो है वो चल रहा है। 5 ईयर प्लान जो है वो चल रहे थे। क्लियर हुआ? यस सर। तो 1950 में सर्वोदय प्लान भी जयप्रकाश नारायण ही लाए थे? जी बिल्कुल, सर्वोदय प्लान भी उनका ही था, और उसके बाद जो है वो 61 में उन्हीं के अध्यक्षता में एक कमेटी भी सरकार ने जो है वो गठित की थी। एक बार फिर से, क्योंकि फैक्ट्स है तो हम रिपीट कर देते हैं जो जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले 1934 विश्वेश्वरैया प्लान, प्लान नहीं, विश्वेश्वरैया की बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें 10 ईयर का जो है वो प्लान जो है वो आगे रखा गया। उसके बाद जो है वो 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो बनाया गया प्लानिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो आया 1938 में, अक्टूबर 1938 में। और उसके बाद जो है वो 38 के बाद 1944 में बॉम्बे प्लान लेकर के आया गया, जिसका जो है वो 15 इयर्स का अहेड का जो है वो प्लान लेकर आए उस बॉम्बे प्लान में, जिसका हेड जो है या कैप्टनशिप जो है सर आरदेशन दलाल जो है वो करते हैं। 8 उद्योगपति, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लेकर के आए थे। उसके बाद 44 में ही जो है वो भारत सरकार जो है एक नियोजन और विकास विभाग बनाती है, एक प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बनाती है। और इस विभाग में जो है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और वो जो है एक प्लान बनाते हैं जिसको हम लोग गांधीयन प्लान कहते हैं, जिसको कि गांधीयन प्लान ऑफ 1944 जो है वो कहा जाता है। इस गांधीयन प्लान में जो है मेन फोकस था डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी विकेंद्रीकृत आर्थिक स्ट्रक्चर बनाना, और दूसरा जो है वो सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस, यानी कि आत्मनिर्भर गांव को जो है वो अपने आर्थिक विकास के लिए जो है वो आत्मनिर्भर बनाना जो है वो इस प्लान के अंतर्गत इंक्लूडेड था। ये बनाया था श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944। 1945 में विश्वेश्वरैया साहब ने पीपुल्स प्लान प्रेजेंट किया, और ये जो है वो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, यानी पोस्ट वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था। उसके बाद पूरे देश में जो है वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इस सब का जो है वो चरम सीमा का हालत था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, ट्रेड रिलेशन पूरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुका था। तो ये सब जो है वर्ल्ड वार, कोई भी वर्ल्ड वार होगा तो उसका नतीजा तो कुछ होता ही है। तो उसी को हाईलाइट करते हुए जो है वो पोस्ट वार कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए भारत को, कैसे जो है वो इसमें ट्रेड यूनियंस का क्या रोल रहेगा, इन सब चीजों को हाईलाइट करते हुए जो है पीपुल्स प्लान जो है वो लेकर आते हैं एम.एन. रॉय 1945 में। और 1950 में आजादी के बाद ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान लेकर के आते हैं, और इस प्लान को जो है वो आगे बढ़ाते हैं आचार्य विनोबा भावे, और उनका भी जो है विनोबा भावे का भी जो है वो कॉन्सेप्ट रहता है सर्वोदय का। तो इसी तरह से जो है ये जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे दोनों गांधीवादी कांग्रेसी नेता,
रहे थे, तो ये दोनों जो है वो इन चीजों को लेकर आते हैं। लेकिन प्लान का लेकर कौन आए थे, तो ये जयप्रकाश नारायण जो है वो याद रखिएगा। इन्हीं जयप्रकाश नारायण को फिर 10 साल के बाद 1961 में एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और ये कमेटी जो है वो देखती है कि कैसे कैसे जो है वो हम लोग बेहतर प्लानिंग जो है भारत में कर सके। और इस कमेटी के सिफारिश पर जो है वो कई तरह की एजेंसियां जो है, केंद्रीय एजेंसियां जो है वो बनाई जाती है, जिसमें कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हो जाता है, इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको ITDP कहते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं। तो बिफोर 5 ईयर प्लान बिगिन, इस तरह की चीजें जो है वो आर्थिक नियोजन के लेकर के चीजें जो है वो हमारे यहाँ भारत में हो चुकी थी या चल रही थी। तो यहां तक की चीजें क्लियर है? इन्हीं को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? तो अब हम लोग जो है वो आते हैं नेक्स्ट, जो ये हमारा 5 ईयर प्लान्स जो हमारा एडॉप्ट होता है, अब हम लोग जो है वो इसमें आते हैं। इंडिया जो है वो आजाद होने के बाद जो है वो 5 ईयर प्लान्स को जो है वो एडॉप्ट करता है। पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से चलता है, और उसके बाद लास्ट जो है वो 2017 में 12th जो हमारा प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना जो आया था, वो वहां तक जो है वो आता है। उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग जो है वो आ जाता है, फिर ये प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। तो 1951 से लेके 2017 तक जो है वो इस प्लानिंग ने देश को बहुत कुछ दिया, कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। इसमें हम लोगों को जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसके ईयर्स को याद रखना जरूरी है कि कब से कब तक आया, क्योंकि हर 5 साल का था, लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या नए गवर्नमेंट वगैरह आते जाते रहते हैं, तो फिर इस प्लान में भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। कभी रोक दिया गया, कभी उसको रोलिंग कर दिया गया, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन सिनारियो के हिसाब से जो वो बदलता रहा, उन चीजों को देखना है। दूसरा देखना है कि इस प्लान को लेकर के जो है कोई मॉडल अडॉप्ट किया गया था, तो उस मॉडल का जो है वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया था वो देखना है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को देखने हैं। और जो हमारा 2016 15-16 तक का जो क्वेश्चन ट्रेंड आप देखेंगे, तो उसमें जो है वो परसेंटेज रिलेटेड भी पूछा था, वो भी लेटेस्ट प्लान का, जो अंतिम प्लान चल रहा था, 12वां प्लान चल रहा था, उसके परसेंटेज रिलेटेड भी जो है वो बात पूछा गया है एक एग्जाम में, कि कितना परसेंट जो है वो अचीव करने का टारगेट रखा गया है, और कितना जो है वो अचीव किया। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम लोगों को इसके प्रश्न में जो है वो समझना होगा। तो मॉडल प्रश्न जो है वो इस तरह का इसमें होगा। तो इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का भी जो है वो गठन होता है, और इसी समिति के सिफारिश पर, इन्हीं जवाहरलाल नेहरू कमेटी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जो है वो किया जाता है, जो कि आज के डेट में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और 2016-17 वाला जो एग्जाम था, 15-16-17 वाला जो एग्जाम था, उसमें ये प्रश्न खुद पूछा जा रहा था, क्योंकि करंट रिलेटेड मैटर हो गया था ये, कि कब जो है योजना आयोग का गठन हुआ, किस कमेटी का गठन हुआ, तो वहां पर यह प्रश्न बन रहा था। खैर फिर भी हम लोगों को देख लेना है कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है एक आर्थिक नियोजन समिति गठित होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी गठित होती है, और ये कमेटी के सिफारिश पर जो है वो एक योजना आयोग का गठन किया जाता है, जो 15 मार्च 1950 को जो है वो गठन किया जाता है। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडी के रूप में आता है, और ये एक रिकमेंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या कहें, क्या कहेंगे उसको रिकमेंडेशन को हिंदी में, परामर्श दात्री कह सकते हैं, परामर्श दात्री संस्था के रूप में जो वो आता है। अजीता गुड़िया पूछ रहे हैं फिर से एक बार 1950 वाला बताइए प्लीज। ये जो वही बता रहे हैं कि पंडित नेहरू के अध्यक्षता में 1947 में उनके चेयरमैनशिप में एक प्लानिंग और प्लानिंग कमेटी जो है वो गठित होती है, और इस कमेटी के सिफारिश पर जो है वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का जो है वो गठन किया जाता है, जो एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जो है वो गठित किया जाता है, और एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में जो है वो गठित किया जाता है। केवल और केवल जो है वो परामर्श देगा, रिकमेंडेशन जो है वो देगा।
और जो ये योजना आयोग बनाया गया था, इसके अंतर्गत जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया था और उसके अंदर उपाध्यक्ष और विभिन्न तरह के जो है वो लोग उसमें काम करते हैं। पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो जब प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं तो जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो गुलजारी लाल नंदा। ये फैक्ट्स जो है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहले योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट एवर उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद हम लोग जानते ही हैं कि 15 अगस्त 2014 को जो है इसको खत्म भी कर दिया गया था, और अब तक जो है वो भारत में 12 को जो है वो प्लान आ चुका है। फर्स्ट से लेकर के 12 तक जो वो प्लान आया, बीच में जो है वो रोलिंग प्लान वगैरह भी आया, बीच में प्लानिंग गैप भी आया। तो इस तरह की चीजें जो है वो हुई, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सीधा सीधा अब हम लोग जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आते हैं, जो 1951 से 56 तक जो है वो रहा, 5 सालों के लिए था। और यह प्लान जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो अर्थशास्त्री थे, हेरोल्ड और डोमर। ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, और इन्हीं दोनों के अंदर में जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो लाया गया था। इन्हीं दोनों के प्लानिंग को लेकर के जो है वो इसको एडप्ट करने का जो है वो प्रयास किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस प्लान का जो मेन मॉडल था, वो था कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट जो है वो हम लोग को लाना है, बैलेंस्ड प्लानिंग जो है वो हम लोग को करनी है। तो बैलेंस्ड प्लानिंग के लिए जो है वो किस किस तरह से जो है वो हम लोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इस प्लान में हम लोग को दी गई थी, जो कि हम लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को देख लेना है कि क्या क्या चीजें जो है वो इस प्लान के अंतर्गत आई। तो सबसे पहले इसको देख लेना है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था, और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट प्लान जो है वो लेके आया गया था, और इसमें जो है वो कृषि को हाई प्रायोरिटी दिया गया था। एग्रीकल्चर को जो है वो हाई प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्लान में जो है वो दिया गया था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट प्लान या किस प्लान में जो है वो किस चीज को जो है वो हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट प्लान में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, सबसे ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया था। उसके अलावा जो है वो इसका अगर हम लोग देखें तो यह जो है लक्ष्य जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट प्लान है बहुत पुराना था। तो बस ध्यान एक बार रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि इसका लक्ष्य जो है वो 2.1% जो है रखा गया था, कि 2.1% जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो हासिल करेगा यह प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद। और ये प्लान जो है वो अपना टारगेट से आगे बढ़कर 3.6% का जो है वो डेवलपमेंट रेट जो है वो गेन करता है, और आता है उतना दूर तक जो है वो पहुंच जाता है। ये जो है वो बस ध्यान रखिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स का भी निर्माण जो है वो इस प्लान के अंतर्गत जो है वो देखा गया, जिसमें कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो हमारा झारखंड से रिलेट अगर करें तो इसको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो डीवीसी 1948 में बनाया गया था, वह भी जो है वो इस फर्स्ट प्लान के अंतर्गत जो है वो डेवलप किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 55 में जाकर के जो है वो तेनू घाट और बहुत सारे डैम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो, ये सब चीजों का भी जो है 54-55 यानी कि 50 से लेकर 55-56 का जो दौर है, तो बहुत सारे जो है वो थर्मल और हाइडल ये सब पावर प्लांट जो है झारखंड में आता है। तो यही याद रखना है कि इसमें जो है वो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स भी जो है वो फर्स्ट प्लान में बनाने जो है वो शुरू किए गए थे, जिसमें कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और हमारा झारखंड से रिलेटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसी दौरान में जो है एक फैक्ट को और याद रखना है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कल भी की थी 1952 में, यह भी जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही जो है वो शुरू किया गया था। तो फर्स्ट प्लान में जो है वो हम लोग इतने चीजों को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो है सेकंड प्लान की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक चली, 1956 से 61 तक। यह भी जो है वो बहुत अच्छा योजना रहा, और यह जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है वो आधारित था।
पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना रही थी। तो इसमें देखिएगा हमेशा जो है वो कंफ्यूजन बना रहता है, जहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हेरल्ड डॉमर, पीसी महालनोबिस, इस तरह के जो है वो दे देता है, 2-3 नाम दे देता है, तो कंफ्यूजन जो है वो बन जाता है। गाडगिल मॉडल भी आगे आएगा। तो ये सब चीजें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मॉडल जो है वो हेरल्ड डॉमर मॉडल पे था और सेकंड मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस पे जो है वो आधारित था। तो क्या है कि हम लोग जो है वो अंग्रेजों से आजाद हुए थे, तो पहला प्रेफरेंस जो हम लोग अंग्रेजों को ही दे दिए थे, ठीक है। तो इसलिए हेरल्ड डॉमर मॉडल जो है वो हम लोग अपना लिए। बस ये कोई फैक्ट नहीं है, बस उसको कंफ्यूज ना करें, इसके लिए हम एक अटैच करने का प्रयास किए, ठीक है। तो सेकंड मॉडल पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो है वो आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य सोशलिज्म था। ये सोशलिस्ट आइडिया लेकर के जो है वो आया था और इसमें जो है वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो था। इसके साथ साथ इसमें जो है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स, ये तीनों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी जो है वो दी गई थी। यानी कि एक सोशलिस्ट मॉडल था जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दिया गया था। इसके अलावा जो है वो लोगों को या देश के लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको भी जो है वो उठाने के लिए जो है वो इसमें जो है वो प्लान जो है वो लाया गया था कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी जो है वो बढ़ाया जाए। यह प्लान जो है वो बहुत अपने लक्ष्य को तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन अपने लक्ष्य के आसपास रहा। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5% जो है वो अचीव करेगा, बट 4.1% ही जो है ग्रोथ रेट या विकास दर जो है वो अचीव करता है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा डाटा में नहीं फंसना है हम लोगों को। इसके अलावा जो है इस दौर में, इस सेकंड प्लान के दौर में जो है बहुत सारे उद्योगों का भी जो है वो विकास हुआ, जिसमें कि हम लोग बात करें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इस तरह के जो स्टील प्लांट्स हैं उनमें जो है, क्योंकि हमने देखा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो ये हमारा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट वाला एरिया है, ईस्टर्न जोन जो भारत का है, वहां पर जो है बहुत तेजी से जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन्स या इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होते हुए जो हम लोग को नजर आए, जिसमें भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि जो है वो महत्वपूर्ण है। और यह प्लान जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी भी जो है वो एडॉप्ट किया था, यानी कि अभी तक इकोनॉमी जो है हमारा ओपन तो था नहीं, वो तो 91 में ही होता है। तो ये भी जो है वो ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी था। और इसमें एक चीज और मार्क करने वाली बात है कि इस प्लान के दौरान जो है वो फूड शॉर्टेज जो है वो हम लोगों को फील होना जो है वो शुरू हो गया था। भारत में जो है वो अनाज का जो शॉर्टेज है वो महसूस होना जो है वो शुरू हो गया था। इसके बाद ही आगे हम लोग चल के देखेंगे कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जो है वो आता है। तो सेकंड प्लान में जो है वो इतनी चीजों को याद रखना है हम लोगों को कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर है, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की जो है वो बात किया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पर फोकस था और क्लोज्ड इकोनॉमी पर आधारित था, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहता था। इसके साथ साथ जो है इस प्लान का जो नेगेटिव बात रहा कि अपना अचीवमेंट नहीं कर सका, 4.5% जो है वो टारगेट रखा था, बट 4.1% तक आके अटक गया। इसके अलावा इस प्लान के दौरान इंडिया में फूड शॉर्टेज जो है वो महसूस होने लगा था। और पॉजिटिव में यह है कि इंडस्ट्रीज का जो है वो डेवलपमेंट होने लगा, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो डेवलप होने लगे, इंडस्ट्रीज जो है वो लगने लगे, स्टील प्लांट्स आदि जो है वो लगने लगे। तो ये हमारा जो है वो सेकंड प्लान था। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? सर इनके उपाध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस। नहीं, उपाध्यक्ष जैसे उपाध्यक्ष इन द सेंस नहीं समझे? जैसे फर्स्ट वाला में आपने गुलजारी लाल नंदा बताया ना। नहीं, तो वो प्लानिंग फर्स्ट वाला जो है गुलजारी लाल नंदा जो है वो तो आपका ये बना, क्या कहते हैं हम, योजना आयोग जो बना उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये तो हमारा प्लानिंग था,
ये प्लानिंग मॉडल है, जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ये प्लान था, इसका प्लान का डिटेल था। फर्स्ट प्लान 51 से 56, सेकंड प्लान 56 से 61। तो ये हम लोग प्लान पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारा प्लानिंग कमीशन था। वो प्लानिंग कमीशन जो है वो इन प्लान आदि को जो है वो डिसाइड करता है। तो बाकी प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष कौन रहे थे, इसका लिस्ट हमको गूगल से जो है वो आपको चेक कर लेना होगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो है नहीं। और ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजन था सुनने में इसलिए। अच्छा, थैंक यू। अब क्लियर है। चलिए, तो हम लोगों ने 2 प्लान देखे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान। यहां तक में और किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई सवाल? हेलो हाँ बोलिए। सर, ये प्लानिंग कमीशन जो बना था वो केसी नियोगी कमेटी पे आधारित था, ऐसा बहुत सारे बुक्स पे पढ़े, लेकिन आज आपने बताया कि ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उस पर आधारित थी। तो दोनों में से क्या होगा, मतलब केसी नियोगी होगा या ये जवाहरलाल नेहरू वाली कमेटी? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन कमेटी बनाई गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। और ये प्लानिंग कमेटी का जो है वो सिफारिश जो आया था, उसी के सिफारिश पर जो है वो 1950 में जो है वो बनाया गया था ये। और केसी नियोगी वाला जो है वो उसको एक बार फिर से जो है वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे, केसी नियोगी वाला क्या है। हम एक्चुअली में पढ़े थे कि योजना आयोग का जो सिफारिश किया था वो केसी नियोगी किया था, और जो 15/5/1950 में योजना आयोग बना था उसमें पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था। बट सिफारिश जो किया गया था वो केसी नियोगी कमेटी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ठीक है, इसमें जो कंफ्यूजन है इसको हम जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, रमेश सिंह में तो इनको नहीं चर्चा किया गया है, बट स्टिल हम इसको देख लेंगे। केसी नियोगी का नाम तो आप लोगों ने बताया, तो ये नाम तो हमको भी सुना सुना लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे फिर से, यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं तो। चलिए, तो हम लोग जो है वो आगे आते हैं, थर्ड प्लान में आते हैं। और थर्ड प्लान जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह भी जो है वो 1961 से लेकर के जो है वो 66 तक चली। और यह भी जो है एक सक्सेसफुल योजना के रूप में जो है, सॉरी, अनसक्सेसफुल योजना के रूप में जो है वो जानी गई, और बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा। इसका टारगेट जो है वो 5.6% रखा गया था, और अचीव जो है वो मात्र 2.8% जो है वो कर सका। और इस प्लान में जो है वो एग्रीकल्चर को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फोकस देने का जो है वो प्लान करने का जो है वो किया गया था। और इसमें जो है वो टारगेट रखा गया था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसको जो है वो सेल्फ स्प्राउट स्थिति में जो है वो ला देना है, यानी स्वतः स्फूर्त अवस्था में जो है वो इसको ला देना है। इस दौर में बहुत सारा मिसफॉर्च्यून्स जो है वो हुआ, जिसमें कि 2 लड़ाइयां हुई। एक चाइना के साथ 61-62 में वार हम लोगों के साथ हुआ, फिर 65 में हम लोगों ने जो है पाकिस्तान के वार को जो है वो झेला। उसके बाद जो है 65-66 में एक सुखाड़ का दौर भी जो है वो हम लोग को देखने को मिला। तो ये जो है वो बहुत सारे कारण की वजह से जो है ये थर्ड प्लान जो है वो हमारा बहुत बुरी तरह से विफल रहा। लेकिन इसी प्लान में जो है वो हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में जो है वो हमारे झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो यूएसएसआर के मदद से, सोवियत संघ के मदद से जो है वो 1964 में स्टैब्लिश किया गया। यही थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो किया गया। और इसी प्लान के दौरान हम लोगों ने जो है वो देखा था, जो अभी सेकंड प्लान में हमने चर्चा की, कि यहाँ पर फूड ग्रेन का शॉर्टेज जो है महसूस होने लगा। तो आने वाले 5 साल में ये महसूस जो है वो अब बहुत ज्यादा जो है वो समस्या बनने लगा। तो इसी योजना, इसी प्लानिंग के तहत जो है वो नया कृषि नीति लाया गया, नया एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया, और इसके तहत जो है वो
ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो भारत में हमारा आया, और यही जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है वो फेज जो है वो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये जो है वो हमारे लिए इतना ही चीजें, इसको जो है वो ध्यान में रखना है कि ये एक प्लान जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बट इसमें हमारा झारखंड के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि बोकारो का स्टील प्लांट जो है वो बनाया गया था, और इसी प्लान के दौरान जो है वो भारत में कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत जो है वो हुआ। तो थर्ड प्लान में जो हम लोग को, थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है वो हम लोग को यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है वो हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वार वगैरह हो गया पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, चाइना वार में हम लोग हार भी गए, तो बहुत सारा जो है वो उथल पुथल वाली स्थिति जो है वो हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि प्लानिंग हॉलीडे लाया गया, यानी कि कुछ सालों तक जो है वो प्लानिंग को जो है वो रोक दिया गया, जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे या अवकाश योजना, अवकाश के रूप में जानते हैं। और एक एक साल के लिए जो है इसमें 3 वार्षिक योजना जो है वो लाई गई, 3 जो है वो एनुअल प्लान जो है वो लाए गए 1966 से लेकर के 69 तक में। तो फोर्थ प्लान जो रेडी था उसको रोक करके जो है वो 3 वार्षिक प्लान जो है वो यहाँ पर लाए गए, और इसमें जो है वो कृषि और जो उद्योग क्षेत्र है इनको जो है वो इक्वल वेटेज जो है वो इन प्लान्स में जो है वो दिया गया। और ये एक और इसके अंतर्गत एक और ये था कि हम लोग जो फोर्थ प्लान बनाएंगे वो फोर्थ प्लान इतना दुरुस्त प्लान बने कि हम लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। इस वार का जो रेवेजेस था, जो इतना ज्यादा फंड और पैसा जो है वो डाइवर्ट हो गया था 2-2, 3-3 वार के वजह से, तो हम लोग जो है वहां से उबर पाए, इसलिए एक सॉलिड प्रूफ प्लान जो है वो फोर्थ प्लान जो है वो लाना चाहते थे। तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ा सा इसको रोल आउट करके जो है वो योजना अवकाश दे करके जो है वो ईयरली प्लानिंग जो है वो किया जा सका। और इस दौरान ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा जो है वो नहीं देखने को मिला, लगभग 3.8 और 4% के आसपास में ही जो है वो प्लानिंग जो है वो चलता रहा। तो याद रखिएगा 3 प्लान 1966, 1966, 67, 67, 68 और 68, 69, ये 3 साल जो है वो योजना अवकाश रहा और 3 प्लान जो है वो लाए गए थे। उसके बाद 1969 में फोर्थ प्लान जो है वो लाया गया, जो डॉक्टर आर गॉडगिल मॉडल पर जो है वो आधारित था। और यह जो है वो बहुत अच्छा प्लान जो है वो लेकर के आया था, हालांकि इसका भी अचीवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा था। 5.7% ग्रोथ रेट टारगेट रखा गया था और 3.3% ही जो है वो अचीव किया जा सका था। तो लेकिन ये प्लान जो है वो बहुत अच्छा प्लान रहा था, और डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर जो है वो आधारित था। और इसमें जो है वो स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता, ये तीनों चीजें जो है वो इंक्लूड की गई थी। और सेल्फ रिलायंस को जो है वो लाना था। ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, ये दोनों जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट रहा था। हालांकि 71-72 के दौरान जो चाइना से वार हुआ था, तो इंडो पाक वार और जो हमारा चाइना से जो वार हुआ था, वो कैपिटल डाइवर्सन को जो है वो लीड किया था, यानी कि वहां पर जो है वो थोड़ा सा जो हमारा पैसा है वो युद्ध में जो है वो इन्वेस्ट भी जो है वो हुआ था। तो इस वजह से ये प्लान जो है वो अपना फुल पोटेंशियल को जो है वो अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन इस योजना में जो है वो कृषि पर बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा, और इस योजना में जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चल निकला था, ये जो एम.एस. स्वामीनाथन थे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे, तो ये जो है वो अच्छा चल चुका था, और हम लोग जो है वो फूड ग्रेन में जो है वो धीरे धीरे जो है वो आत्मनिर्भर होने लगे थे। तो इस प्लान का जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। इसमें जो है वो इन्फ्लेशन को भी जो है वो कंट्रोल करने की बात जो है वो कही गई थी, मुद्रास्फीति को भी जो है वो कंट्रोल में करने की जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी। जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो भारत में शुरू हुआ था, वो इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो शुरू किया गया था। और इसके अलावा जो है वो फोर्थ प्लान में इतनी चीजों को ही जो है वो हम लोग को देखना है। और इसमें
एक चीज और थी कि ये प्लान जो है वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड ज्यादा था, यानी कि सेंटर के हाथ में जो है वो ज्यादा फाइनेंशियल पावर जो है वो देखने को इस 4 प्लान में हम लोग को मिला था। तो इस 4 प्लान में हम लोग को इतनी सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। इसी प्लान के दौरान एक और फैक्ट जो है आया था, या एक और चीजें हुई, जो बांग्लादेश का इशू था। तो ये बांग्लादेश का जो रिफ्यूजीज का इशू था, ये इशू जो है वो इसी दौर में जो है वो शुरू हुआ था, और शरणार्थियों वगैरह का जो है वो यहाँ पर प्रवेश जो है वो इसी प्लान के दौरान हुआ था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ, जो अमूल, जिसको हम लोग जानते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो, या श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं, वह भी जो है वो इसी का 4th प्लान के अंतर्गत जो है वो भारत में लाया गया, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है वो जानते हैं। तो यह जो है ऑपरेशन फ्लड भी जो है वो 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो आया था, जो हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो 5th 5 ईयर प्लान, यह योजना भी जो है वो आई थी 1974 से लेकर के 78। इसी बीच में जो है वो हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी भी जो है वो लागू होता है, और इंदिरा गांधी की हत्या आदि का भी जो है वो यहाँ पर चीजें हो जाती हैं। तो यह प्लान उसके अलावा जो है वो बहुत सक्सेसफुल प्लान रहा, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान में से एक रहा। भारत का अगर 3-4 प्लान को देखें जो बहुत सक्सेसफुल प्लान रहे, अपने ग्रोथ से या जितना इसमें टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा अचीव करने वाले कुछ चंद प्लान्स हैं, उसमें से 5वीं प्लान भी जो है वो आता है। 5वीं प्लान में जो 74 से 78 था, इसमें 4.4% का जो है वो लक्ष्य रखा था ग्रोथ का, बट अचीव 4.83% हुआ था, यानी कि अपने टारगेट से भी जो है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो अचीव हुआ था। इस प्लान में जो है वो इंदिरा गांधी का जो नारा था, गरीबी हटाओ, तो ये जो है वो बहुत फेमसली जो है इसी प्लान में जो है एग्जीक्यूट करने का काम किया गया था। तो पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ डिपेंडेंट जो है, सेल्फ रिलायंस जो है वो इस प्लान का मेन उद्देश्य था। इस प्लान में जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पर जो है वो पहली बार जो है वो ध्यान दिया गया था। कृषि के अलावा जो है इसमें इंडस्ट्रीज और माइनिंग, ये 2 सेक्टर पे भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्राथमिकता जो है वो दी गई थी। लेकिन ये योजना अपने डाटा वाइज जो है अगर हम लोग देखें तो 4.4 इसको अचीव करना था, बट अचीव 4.8 किया। लेकिन ये जो है वो जॉबलेस ग्रोथ की ओर जो है वो इंडिकेट किया, और यहाँ से जो है भारत में बेगारी और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ते जो है वो चली गई, और आज जो है वो बहुत भयावह स्थिति में जो है वो पहुंच चुकी है, जो कि हम लोग महसूस कर ही रहे हैं। तो ये जो है वो इसी दौर में जो है वो 74 से लेकर के 78 के दौर में ही जो है वो 5th प्लान जो आया था, वहीं से जो है ये स्थितियां जो है वो भारत में उत्पन्न होने लगी। फिर ये प्लान जो है हम लोग देख रहे हैं कि 79 तक चलना चाहिए था, 74 से 79 अगर 5 ईयर प्लान है, बट ये 78 तक ही जो है वो चलता है। ऐसा इसलिए होता है कि इमरजेंसी वगैरह लगने के बाद जो है वो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है, और जनता पार्टी की सरकार जो है वो आती है, और उसी दौरान जो है इस योजना को जो है वो रोक दिया जाता है 1970 में। और उसके बाद जो है वो एक रोलिंग प्लान जो है वो लाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं, जो 78 से 80 तक जो है वो लाई जाती है और चलती है। और यह जो अनवरत योजना, यह जो रोलिंग प्लान है, यह ग्रुगनार्ड मिडल के प्लान पर जो है वो डिपेंडेंट रहती है, या उसी प्लान पर जो है वो किया जाता है। तो ग्रुगनार्ड मिडल जो है वो, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था एशियन ड्रामा। तो ये एशियन ड्रामा जो है वो इसमें मेन जो बातें कही गई थी वो सोशलिज्म से लेकर के जो है वो मेनली रिलेटेड बातें थी, और इसी दौरान जो है वो इस चीजों को जो है वो एडेप्ट किया गया था। और इसी दौर में जो है वो लकड़ा वाला कमेटी, जो कमेटी नहीं, लकड़ा वाला थे जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बाद में पॉवर्टी पर लकड़ा वाला कमेटी भी बनी थी, वो भी जो है इस ग्रिगनार्ड मेडल मॉडल को जो है वो इंप्लीमेंट करने में उनका भी जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये जो है वो प्लानिंग जो हुआ था, रोलिंग प्लान जो हुआ था, ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो
प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, वो जो है वो चली, लेकिन फिर ये सरकार भी गिर जाती है और फिर 1980 में जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो फिर से जो है वो प्रधानमंत्री बनती हैं और इस रोलिंग प्लान को जो है वो खत्म कर देती है। इसमें जो है वो 2-3 चीजों को देखना जरूरी है कि रोलिंग प्लान में हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको आज हम लोग पीडीएस के रूप में जानते हैं, ये पीडीएस की शुरुआत जो है वो इसी रोलिंग प्लान के दौरान जो है वो की गई थी। 1978 से 80 के दौर में जो है वो जो है ये पीडीएस जो है वो लाया गया था। इसके साथ साथ जो जनरल इंश्योरेंस है, जिसको हम लोग सार्वजनिक बीमा के रूप से भी जानते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस भी जो है वो इसी रोलिंग प्लान का जो है वो हिस्सा रहा था। और इसमें जो है वो शराबबंदी आदि का भी जो है कुछ कुछ योजना था, लेकिन जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आदि जो है वो नहीं हुआ था। तो इस तरह से जो है वो एक रोलिंग प्लान भी जो है वो यहाँ पर आया था। तो ये जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद जो है वो उसके जस्ट बाद रोलिंग प्लान जो है वो हम लोगों ने देखा और समझा। तो यहां तक में आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो? किसी तरह का प्रश्न? सर वो 5th 5 ईयर प्लान में आपने कहा कि जॉबलेस ग्रोथ हुआ था ना, क्या रीजन क्या था? वहां से ये टर्म जो है वो शुरू होना जो है वो शुरू हो गया था। जो हमारा ग्रोथ रहा है उसके बाद से इंडिया में आज जो देखिएगा, हम लोग ग्रोथ तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लोबली जो है वो हम लोग का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ रहा है, हम लोग 3rd हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीवर है अभी वर्ल्ड में। इसके अलावा जो है हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, बट जॉब्स जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आज जॉबलेस ग्रोथ की जो स्थिति बनी हुई है, ये उसी दौर में इसी 5th प्लान जो हमारा आया, वो जिस ग्रोथ मॉडल को डेवलप किया या जिस ग्रोथ मॉडल को एडॉप्ट किया, उस मॉडल में जॉब्स क्रिएशन जो है वो पीछे छूट गए और ग्रोथ पर फोकस हो गया, और जॉब्स क्रिएशन जो है वो पीछे छूट गया, जो कि बढ़ते 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 आज वाली स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, इस स्थिति में जो है वो आ गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ तो हम लोगों ने अचीव करना शुरू किया, बट हम लोगों ने जो है वो जॉबलेस ग्रोथ जो है वो अचीव करना जो है वो शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत जो है वो 5th 5 ईयर प्लान से ही जो है वो हो गई थी। क्लियर है? Yes. चलिए, तो इसको आज हमको लगता है कि यहीं पर जो है रखना चाहिए, क्योंकि आगे 5 और बचे हैं। तो सारा को अगर एक ही दिन में हम लोग अगर कवर करेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमको लगता है कि प्लानिंग को जो हम लोग 2 हिस्से में 2 दिन में जो है वो कवर करेंगे, और आने वाला जो है वो और इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और इस सेक्शन से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो सर्टेनली देखने को मिलते हैं, किस मॉडल पर है, किस ईयर में है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कब जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, या फिर जो है वो कुछ प्लांट है जैसे दुर्गापुर भिलाई, ये सब, या स्टील प्लांट जो है कब किया गया, किस सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई किस प्लान में। तो ये सब तरह के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और एक श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन जो है आपको प्री में जो है यहाँ से मिलेगा। तो हमको लगता है कि आज हम लोग जो है वो यहीं तक जो है वो रखते हैं, रोलिंग प्लान तक ही जो है वो रखते हैं, फिर 6 से लेकर के 12 तक जो है वो हम लोग कल देखेंगे। क्या बोलते हैं? यस सर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक में प्लानिंग जो है वो हम लोग को किस तरह से और किस किस पॉइंट पे जो है वो पढ़ना है। चलिए, बढ़िया है। तो एक यहाँ पे कंफ्यूजन निकल के आया केसी नियोगी और जवाहरलाल नेहरू के बीच वाला ना, तो इसको जो है वो हम और स्टडी कर लेंगे, और भी कुछ इकोनॉमिक के बुक में जो है वो हम देख लेंगे, तो उसके बाद उसको और जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो एक और सवाल, जो हिंदी मीडियम वाले थे जिन्होंने कल बता रहे थे, तो आज हम बहुत प्रयास किए हैं कि इसको जो है वो
बहुत सारे टर्म्स को जो है वो हिंदी में किया जाए, तो क्या अब कुछ बेहतर हो पाया है हिंदी इंग्लिश का कंपोजिशन? यस सर। और इकोनॉमिक्स वगैरह चीजें ऐसी हैं जिसको कि आपको टर्म्स जो है वो इंग्लिश में ही ज्यादा बेहतर होते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है वापस अपने करंट अफेयर्स पे जो है वो आते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो हम लोग वहां पर कवर करते हैं। करंट अफेयर्स में जो है वो हम लोग कुछ कुछ चीजों को देख रहे थे, इसी में एक नया डेवलपमेंट जो है वो एक नई चीज जो है वो भारत में आती है, देखने को मिल रहा है। हार्लेक्विन इक्थियोसिस नाम सुना है आप लोगों ने इसका? क्या है ये? सर रिपीट कीजिए, क्या बोला? हार्लेक्विन इक्थियोसिस, हार्लेक्विन इक्थियोसिस। कभी सुना है इस चीज को? बहुत हाईलाइट रहा था, बहुत चर्चा में रहा था, अखबारों में भी आया था। सर ये मंकी पॉक्स वगैरह टाइप का भी वो स्किन डिजीज होता है? बिल्कुल स्किन डिजीज से रिलेटेड ही है, लेकिन मंकी पॉक्स नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हाँ, उस टाइप के स्किन डिजीज से ही रिलेटेड है। तो ये एक रेयर जेनेटिक स्किन कंडीशन है, ये एक डिजीज नहीं है, एक जेनेटिक कंडीशन है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो गुणसूत्र है 23 जोड़ा रहता है या 46 पेयर रहता है, तो उस पेयर में अगर कुछ पेयरिंग वगैरह का दिक्कत होता है तो हम लोग को बहुत तरह का समस्या जो है वो हो जाता है। तो ये भी जो है हार्लेक्विन इक्थियोसिस जो है वो इसी से संबंधित, यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित एक स्किन कंडीशन है। इस कंडीशन में जो इंसान का चमड़ा है, हमारा आपका चमड़ा देखिएगा कि स्मूथ है, उसमें जो इंसान का चमड़ा वो मछली की तरह स्केल्स उसमें जो है वो बन जाते हैं, जो मछली का चोया जिसको हम लोग कहते हैं उस जैसा जो है वो बन जाते हैं। और इसका कॉज जो है वो जीन म्यूटेशन के वजह से होता है, यानी कि जो जीन नंबर 12 है ABCA का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग ABCA जीन 12 के नाम से जानते हैं, ये जीन 12 में जो है अगर कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारा स्किन जो है वो आपस में जुड़ता नहीं है, बल्कि इसमें दरारें जो है वो आ जाती हैं। और ये दरारों का पैटर्न जो है वो ऐसा आता है कि आपको लगेगा कि ये मछली का जो है वो स्किन जैसा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप हार्लेक्विन इक्थियोसिस का जो है आप जैसे ही गूगल करेंगे तो आपको इसका दिखेगा कि उड़ीसा में इसका पहला एक केस जो है वो आपको देखने को मिला था, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो इस हार्लेक्विन इक्थियोसिस के साथ जो है वो पैदा हुआ था, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ था। इसमें जो है वो स्किन में डीप क्रैक्स जो है वो आ जाते हैं और स्किन जो है वो स्केली और काफी रूखा हो जाता है, और इस वजह से जो है इस बीमारी को जो है हार्लेक्विन इक्थियोसिस कहा जाता है। असल में हम लोग जानते हैं कि इक्थियोसिस जो है वो इक्थियोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मछली। तो हम लोग इक्थियोलॉजी भी पढ़ते हैं, मछलियों का अध्ययन, इस तरह से जो है वो हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं। तो ये इक्थियोसिस उसी मछली के टर्म से जो है वो आया है, और ये हार्लेक्विन इक्थियोसिस इसका जो है वो नाम दिया गया है। इसका अभी तक जो है वो कोई इलाज नहीं है, और बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उड़ीसा में जो है ये पहला केस जो है वो भारत में अभी देखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हार्लेक्विन इक्थियोसिस। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है मुकुंदपुरम मेट्रोइट। मुकुंदपुरम मेट्रोइट नाम सुने हैं?
क्या है ये? मेट्रोइड से तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये मुकुंदपुरम मेट्रोइड क्या है? इन्हीं को कोई आइडिया? बहुत महत्वपूर्ण है ये। मुकुंदपुरम नाम का एक गांव है जो राजस्थान में है, जयपुर के निकट है, और यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड जो है वो गिरा, और ये जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस पे स्टडी कर रहा है, और ये मेट्रॉइड जो है वो मुकुंदपुरम मेट्रॉइड से नाम से जो है वो इसको रखा गया, और इसी वजह से ये जो मुकुंदपुरम मेट्रॉइड के नाम से जो है वो जाना गया। और इसमें जो है वो आयरन और निकल का एलॉय जो है वो पाया गया है, और ये एक स्टोन का मेट्रॉइड जो है वो गिरा था, और काफी तेजी से जो है वो गिरा था, और इसका 90% जो है वो गिरने के बाद जो है वो डैमेज हो चुका केवल, या बर्न हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में वो फ्रिक्शन करते हुए आता है और काफी ज्यादा गैस और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो जलता है या टूटता है। तो इसका जो है वो 90% हिस्सा जो है वो बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, केवल 10% बचा, जिसमें कि आयरन और निकल का एलॉय जो है वो उसमें पाया गया है, या और सिलिकेट के फॉर्म में जो है वो पाया गया है। तो बस यही याद रखिएगा, मुकुंदपुरा या मुकुंदपुरा है, मुकुंदपुरा मेट्रोइड जो है वो भारत में जो है वो जयपुर के निकट राजस्थान में जो है वो मिला है। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट जो है एक, हाँ सिलिका क्या बोले थे लास्ट में? सिलिकेट, सिलिकेट जो आयरन और निकल का जो है एलॉय है वो सिलिकेट के फॉर्म में जो है वो मिला है। ओके। और ये जो मुकुंदपुरा में जो गिरा है ना, ये भारत में अब तक गिरा हुआ 5वां मेट्रोइड है। इसके पहले तक जो है वो 4 ही गिरे थे, ये 5वां है। इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। चलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें एमेजोनिया 1, और एमेजोनिया 1 जो है वो एक इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51 जो है, उससे जो है वो ब्राजील का एक जो ये है सैटेलाइट सिस्टम है, और 18 को पैसेंजर्स के साथ जो है वो छोड़ा गया है एमेजोनिया 1। तो ये बहुत ही चर्चा में रहा, सभी लोग जो है वो हम लोग इसको देखे थे और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए गए थे। तो ये जो इसमें इंडिया का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था एमेजोनिया 1 में, कि ये इंडिया का जो सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV जिसको कहते हैं, और PSLV C51 जिसको कहते हैं, इसी से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये एमेजोनिया 1 जो है वो ब्राजील का था, और इसमें जो है वो PSLV का ये 53वां फ्लाइट प्रोग्राम था, यानी कि 53वीं बार जो है वो इससे जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और ये पहला डेडिकेटेड मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो बनाया गया है, एक इसरो का कमर्शियल आर्म है। पहले जो है इसरो का कमर्शियल आर्म को एंट्रिक्स बोला जाता था। उस एंट्रिक्स के अलावा जो है एक और इसका कमर्शियल आर्म, यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों का व्यापार करना है, चाहे सैटेलाइट किसी देश है, गरीब देश है, उसको सैटेलाइट छोड़वाना है, या फिर कोई अपना प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके लिए जो उसका कमर्शियल इसरो का जो कमर्शियल विंग है, उसके लिए जो है वो एक बनाया गया है, मिशन लाया गया है। इसको हम लोग कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ये एक तरह से इसरो का कमर्शियल आर्म है। तो ये कमर्शियल आर्म जो है वो एमेजोनिया 1 जो है वो इस इसरो का पहला जो है वो प्रोजेक्ट था, और इसमें जो है वो स्पेस फ्लाइट नाम की जो एजेंसी है USA की, उसका भी जो है वो मदद लिया गया था। तो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट है क्या? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि ब्राजील का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च है, उसके द्वारा जो है वो ऑपरेटेड है और टेस्टेड है। इसका काम क्या था कि ये रिमोट सेंसिंग डाटा देगा, और ये जो है वो एग्रीकल्चर
रिलेटेड जो है वो ब्राजील देश में जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्राफिक्स आदि को जो है वो डाटा आदि को जो है वो करेगा। और इसका इंडिया में सिग्निफिकेंस यही रहा कि ये जो है इंडिया का जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कमर्शियल विंग बनाया गया था, ये इसका पहला प्रोजेक्ट या पहला काम जो है वो यही अमेजोनिया 1 रहा। और ये जो है वो हमारे PSLV से जो है वो छोड़ा गया था। तो इस अमेजोनिया 1 को भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। क्लियर है अमेजोनिया 1? हेलो हाँ सर, ये अमेजोनियन 1 के साथ जो 18 सैटेलाइट्स बताए ना, तो एक हाँ ही हम ऐड करना चाहते हैं। उसमें इंडिया का भी एक सैटेलाइट था, उसका नाम था सिंधु नेत्र। ये भी इसी से गया था। हाँ, और ये इसका काम था कि जैसे इंडिया में की बॉर्डर्स में जो भी विदेशी गतिविधियां आती है, जैसे चाइना कुछ कर रहा है, अगर कुछ भी बॉर्डर में कुछ हो रहा है, तो वो सब का ये देखभाल कर रहा था। तो ये सैटेलाइट भी इसी के साथ है, ये सर्विस C51। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फैक्ट जो आया सिंधु नेत्र। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नेत्र भी जो है संभावित प्रश्न में जो है वो बनता है, तो इसको भी जो है वो हम लोग देख लिए, अमेजोनिया 1 और सिंधु नेत्र। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, हाँ तो बीच बीच में हमको जो है ऐसे जो है वो आदेश देते रहिए आप लोग। चलिए, एक टर्म जो है वो अभी बहुत दो चार मतलब एक आध साल पहले जो बहुत हाईलाइट था और सुने होंगे आप लोगों ने, हवाना सिंड्रोम। तो हवाना सिंड्रोम के बारे में सुने हैं? क्या है ये? बहुत अभी कुछ समय, हालांकि 1-1.5 साल पहले जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड था, बट स्टिल क्या है ये हवाना सिंड्रोम? कोई बताना चाहें क्या है ये हवाना सिंड्रोम? हवाना जो है वो किसी देश की राजधानी है शायद। किसकी राजधानी है इतना तो बता दीजिए। सर क्यूबा का है ना? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैंने क्यूबा, हाँ क्यूबा का ही बिल्कुल। तो क्यूबा की ही जो है राजधानी जो है वो हवाना है। तो ये हवाना सिंड्रोम क्या है कि हवाना सिंड्रोम जो है एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एक सिम्टम्स है, जिसमें कि हियरिंग सर्टेन साउंड्स जो है वो उसमें आप सुनते हैं जो कि साउंड प्रेजेंट ही नहीं है। उस साउंड को सुनने के बाद आपको नौसिया आ जाएगा, बेहोश होने लगिएगा, उल्टी होने लगेगी, वर्टिगो हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा और आपका बॉडी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर हम लोग कैसा बिहार झारखंड में आएगा तो बोलेगा कि इसको जो है वो भूत लटक गया है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि ये हवाना सिंड्रोम जो है वो है कि इसमें आप कहीं जा रहे हैं या स्थिर बैठे हुए हैं तो आपको कुछ साउंड सा जो है वो महसूस होगा कि ऐसा जो है वो सर्टेन साउंड आप सुन रहे हैं और उस साउंड का फ्रीक्वेंसी आपको ऐसा रहेगा, आपको ऐसा महसूस होगा जिससे लगेगा कि आप जो है वो उल्टी कर दें, वोमिटिंग कर दें, या फिर आपको जो है हेडेक्स आ जाए, या फिर आपका जो है मेमोरी लॉस हो गया, या आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सबसे पहले जो है वो यूएसए में जो है इसको नोटिस किया गया था और क्यूबा से जो है वो इसको रिलेट किया जाता है कि वहीं पर जो है कुछ अमेरिका के एम्बेसी के कुछ ऑफिसर्स वहां पर गए थे और वहीं पर जो है वो इन लोगों को जो है इस तरह की चीजें जो है वो आने लगी। तो
अब इसमें जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्यूबा जैसे देश ने कोई केमिकल वेपन यूज किया था या फिर ये कुछ नेचुरल ऐसा था जो कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज पर जो है वो अभी शोध और जांच जो है वो जारी है कि ये क्या था, लेकिन इस तरह का सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो गया था, इस तरह की स्थितियां जो है वो डेवलप हो गई थी। और उसके बाद जो है वो और भी जगह पे जब ये लोग जाने लगे, अमेरिकी लोग जाने लगे, अमेरिकी डिफेंस के लोग जाने लगे, तो उनको इस तरह की जो सिम्टम्स है वो फिर से आने लगे और इसी चीज को जो है वो हवाना सिंड्रोम का नाम जो है वो दिया गया था। और इसमें जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि अगर कुछ जो जिनको ये हवाना सिंड्रोम हो रहा है उनको अगर कोई हाई पावर माइक्रोवेव या कुछ इंफ्रारेड या फिर कुछ नर्वस सिस्टम को डैमेज या वाइब्रेट करने वाले रेज से पार कराया जाए तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी जो है वो कर सकते हैं, जिसका कि एक इशारा किया जा रहा है कि ये माइक्रोवेव वेपन के रूप में जो है वो कोई इस्तेमाल कर सकता है या इसका जो है वो इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो ये हवाना सिंड्रोम जो है वो हम लोगों ने देखा और इसी में जो है माइक्रोवेव वेपन नाम का जो है एक नया चीज जो है वो आया, यानी कि एक एनर्जी वेपन के रूप में जो है वो हो सकता है भविष्य में इस्तेमाल हो या हो रहा हो, जो कि माइक्रोवेवियल फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो है वो इस्तेमाल करके आपके दिमाग, आपके असर शरीर पर जो है वो असर डाल सकता है। तो ये एक नया वारफेयर टेक्निक जो है वो हो सकता है किसी कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया जाए। तो यही हवाना सिंड्रोम और माइक्रोवेव वेपन के रूप में जो है वो हम लोगों ने देखा है, जो कि 1.5-2 साल पहले जो है बहुत ज्यादा चर्चा में जो है वो हम लोगों को देखने को मिला था। क्लियर है हवाना सिंड्रोम? सर ये वहाँ के लोकल को कुछ नहीं हो रहा था ना, जो अमेरिकन एम्बेसी था उन लोगों को ये फील हुआ था? हाँ, सिर्फ ये अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को फील हुआ था। था रक्षिता। रक्षिता क्या है ये रक्षिता? ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड चीज है जो अभी बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत इसका भी नाम चला था। रक्षिता क्या है ये? और ये मॉडल जो है वो बहुत एडप्ट किया जा रहा है कई जगहों पर। कोई बताइए क्या है रक्षिता? सर श्योर तो नहीं है बट आई थिंक एक बाइक एम्बुलेंस है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, यस। तो ये जो है एक बाइक जो हमारा डीआरडीओ है, वो डीआरडीओ इस रक्षिता को जो वो डेवलप किया है स्पेशली सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्रों में या बहुत सारे अनयूजुअल कंडीशंस में जो है वो काम करते हैं सीआरपीएफ वालों को जो है वो भेजा जाता है। तो इनको जो है वो रक्षिता बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किया गया है, दिया गया है। और ये जो है वो डीआरडीओ और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस INMAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस जो है, ये दोनों मिलकर के जो है वो इस रक्षिता को डेवलप किया है। और इसमें जो है वो रिक्लाइनर आदि जो है वो लगा हुआ है, यानी कि जो हॉस्पिटल में तिरछा वाला जो बेड होता है, जो पीठ को सीधा करके रखने वाला, उस तरह का जो है वो बेड वगैरह लगा हुआ है। और इसमें जो है वो बाइक जो है वो लगा हुआ है और जो है इसमें जैकेट, फूड को रखने के लिए, सेफ्टी के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट है। इसके अलावा जो है वो कुछ पैरामीटर जैसे थर्मोमीटर या फिर बीपी नापने वाला, शुगर नापने वाला, इस तरह की चीजें भी जो है इसमें इंस्टॉल की गई हैं। इसके साथ साथ वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें ऑटो वार्निंग सिस्टम है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इसमें दी गई हैं और बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी जो है वो साबित होने वाला है। इसको जो हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत सारे न्यूज में झारखंड आदि के क्षेत्रों में देखते हैं कि गांव तक जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। रोज आप देखेंगे पेपर में जो है कहीं कंधे पर जो है वो ले जा रहा है, कहीं खटिया पे बांध के ले जा रहा है। तो इस तरह के न्यूज तो हमारे झारखंड में जो है वो हर कुछ दिन पे जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। तो वैसे में ये रक्षिता जो बाइक है
ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो है वो साबित हो सकता है, एक इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में साबित हो सकता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो दुर्गम क्षेत्रों में है, पहाड़ों में है, जंगलों में है, नदियों में है, तो वहां से भी जो है उनको कैजुअलिटीज में ट्रांसपोर्ट करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, काफी हैंडी हो जाएगा। कंजेस्टेड एरियाज में इसको पास करना जो है वो आसान हो जाएगा और लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो ये रक्षिता बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बाइक बेस्ड एम्बुलेंस है। ये बनाया है डीआरडीओ और इनमास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस ने मिलकर, और अभी सीआरपीएफ को दिया है। और इस मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट कई सारे राज्य अपना रहे हैं। हमारे झारखंड में भी जो है इस तरह की बाइक मोटरसाइकिल जो है वो बनाई गई है और दिया गया है बहुत सारे लोगों को। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है रक्षिता? चलिए, तो आज हम लोग जो है वो करंट में भी इतनी सारी चीजों को ही देखते हैं। किसी भी चीज का जो है वो हम लोग को ओवरलोड जो है वो लेकर नहीं चलना है। और कल हम लोग जो है वो आगे इसी प्लानिंग में जो है वो प्लानिंग वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। नीति आयोग वगैरह के भी